अपन इसमें अब पिछली बार अपन ने सेक्शन 6 तक अपन ने अध्ययन किया था, सेक्शन 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपने को इसकी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, और जो कोर्स है ये अपने को भी अपनी अभी आपके पास टाइम है। हो सकता है अभी अभी जैसे 23 मार्च 2025 को परीक्षा आयोजित होनी है। ऐसी स्थिति में अभी आपके पास 40 दिन से अधिक हैं, तो ये कोर्स लगभग आपको 20 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको पूरी स्टडी आप करनी है। मैं ये समझता हूँ कि आपको पढ़ के आना पड़ेगा, पढ़ के पूरा आपको मेरे साथ मिलकर चलना पड़ेगा। दोनों अपन मिलकर चलेंगे तभी जाकर ये इस संबंध में आपको कुछ समझ में आएगा। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आपको इसी प्रकार से याद होंगे। आप ऐसा करना कि आपस में जो ग्रुप बना करके डिस्कशन करना, चर्चा करना, इसी तब आपको ये सेक्शंस याद होंगे और आपको धाराएं याद हो जाएंगी, और इनका जो कंटेंट है वो भी कंटेंट भी आपको याद हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप अपन स्टार्ट करें सेक्शन। पिछली बार अपन ने सेक्शन 6 तक कर लिया था, अब सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 में पदावधि के बारे में बताया गया है कि नगर पालिका की पदावधि कितने साल की होगी, कितने वर्ष की होगी। तो इसमें है प्रथम बैठक से प्रथम बैठक से 5 साल की अवधि होगी, 5 वर्ष की अवधि होगी। अवधि कितनी होगी? 5 साल की। प्रथम बैठक से आज से क्या है? प्रथम बैठक से आज से है जिस दिन नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक कहलाती है। वो तो प्रथम बैठक से 5 साल का कार्यकाल होगा। यदि इससे पूरी यदि विकसित कर दी जाए तो जितनी अवधि बचेगी शेष अवधि के लिए कार्यकाल रहेगा। यदि बीच मतलब किसी कारण से बीच में नगर पालिका विघटन कर दी जाए तो जितनी अवधि बचेगी शेष बच रहेगी, उस शेष अवधि के लिए कार्यकाल पदावधि रहेगी। सेक्शन 7 में यही है। अब सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में जो नगर पालिका का जो शासन है वो नगर पालिका में निहित होगा। जैसे नगर पालिका शासन नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से शासन निहित होगा। नगर निगम में मेयर और नगर परिषद में सभापति, नगर पालिका में अध्यक्ष, इनके माध्यम से नगर पालिका का शासन निहित होगा। सेक्शन 8 में प्रोविजन है। सेक्शन 8 में सेक्शन 9 इसमें क्या है कि वार्डों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा आपको मैंने बताया था। धारा 6 में सेक्शन 6 में आपको मैंने बताया था कि सीटों का निर्धारण राज्य सरकार ने कर दिया। तो मैंने आपको बताया, उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए उस नगर पालिका की जनसंख्या 15,000 है तो वहाँ कितने वार्ड हैं? 20 वार्ड, 20 सीट हैं धारा 6 के अंतर्गत। तो अब वार्डों का जो विभाजन होगा, जितनी सीट है, जितने स्थान निर्धारित किए थे उतने ही वार्ड बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी सीटें निर्धारित की थी राज्य सरकार ने, 15 पॉपुलेशन पे 20 सीटें निर्धारित की थी, तो कितने वार्ड बनेंगे? उनका वार्डों में विभाजन कितने में होगा? 20 वार्डों में विभाजन होगा। और वो वार्डों में विभाजन कैसे होगा? जो जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से, उसके अनुपात में स्थानों की कुल संख्या का निर्धारण होगा। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन उनकी उस नगर पालिका की 20,000 है और वहाँ 20 वार्ड हैं, तो 20 वार्ड का भाग देने पर कितनी अनुपात आएगा? 1,000। इसमें प्लस माइनस 10% का हो सकता है। सेक्शन 10 है वार्डों का विभाजन। अब मैंने सेक्शन 9 में मैंने बताया आपका विभाजन किया वार्डों का। सेक्शन 10 में वार्डों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा? सबसे पहले तो इसमें चक्रानुक्रम से यानी बाई रोटेशन से किया जाएगा। बाई रोटेशन, चक्रानुक्रम के माध्यम से किया जाएगा। और जो वार्डों की सीमाएं होंगी निर्धारित, वो होंगी उत्तर पश्चिमी कोने से शुरू की जाएंगी। इसकी जो सीमाएं होंगी वो किसी प्रकार से आरक्षित स्थानों का आवंटन किया जाएगा। सबसे पहले वही SC ST OBC महिला, इन सब का आरक्षण के आवंटन किया जाएगा। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में अपन ने धारा 6 में किया था, इसी प्रकार से उनका आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। किसका आरक्षण होगा? अध्यक्षों का। अध्यक्ष पद का
जो आरक्षण होगा, अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण होगा वो SC ST OBC और महिला, उसी हिसाब से उसके अनुपात में उनका बाई रोटेशन के माध्यम से करते हुए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। और वार्डों का जो संख्यांकन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, संख्या एक नंबर, जैसे मान लीजिए 20 वार्ड हैं तो 1 से 20 वार्ड तक का जो संख्यांकन होगा 1 2 3 4 5 6 वो उत्तर पश्चिमी कोण से होगा, नॉर्थ वेस्ट से शुरू होगा। इस प्रकार से उनका संख्यांकन किया जाएगा। और आरक्षण स्थान बता दिया मैंने आपको कि उसका बाई रोटेशन किया जाएगा। सेक्शन 11 नगर पालिका के निर्वाचन के लिए, म्यूनिसिपल के लिए क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से निर्वाचन के जो भी उसके निर्देशन में, अधीक्षण में और नियंत्रण में होंगे, किसके, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से इनमें निर्वाचन की प्रक्रिया की जाएगी, वो ही निर्वाचन नामावली तैयार कराएंगे, उनके अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण के अंतर्गत होंगे। नगर पालिका यदि विघटन हो जाता है तो 6 माह, जिस दिन विघटन की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाएंगे। ये सेक्शन 11 है। सेक्शन 12 अपने जो राज्य निर्वाचन आयोग है अपने कर्तव्यों का, अपने कार्यों का पावर फंक्शन का, कार्यों का डेलीगेट कर सकता है, किसको, उपचुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के सचिव के माध्यम से उनको अपने जो कार्य है उनका प्रत्यायोजित किया जा सकता है। सेक्शन 12 में प्रोविजन है। सेक्शन 13 में प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली कौन तैयार करेगा, ERO, इलेक्ट्रोल रोल ऑफिसर, ERO ये तैयार करेंगे। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली ये तैयार करेंगे। और कौन इसका हकदार होगा, जिसकी निर्वाचन में दृष्टिगत करने का आधार कौन होगा, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, यानी जो डेट है उस तारीख को, जो योग्यता की उसकी योग्य जो तारीख है उस तारीख, जैसे सामान्यतः क्या होता है 1 जनवरी निर्धारित है, तो 1 जनवरी को 18 साल का होना आवश्यक है, 18 वर्ष का होना आवश्यक है। उसका वो व्यक्ति निर्वाचन नामावली में अपना नाम शामिल करा सकता है। दूसरा उसका क्या है, वार्ड का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, यानी 2 उसके बताई हैं। एक तो अहर्ता तारीख जो है, जो तारीख निर्धारित 1 जनवरी सामान्यतः होती है, तो 1 जनवरी को 18 वर्ष का होना आवश्यक है। दूसरा वो वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो, ऐसे व्यक्ति का वार्ड निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किया जा सकता है, वो इसके लिए रजिस्ट्रीकृत करा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति आ सकती है कि कौन हकदार नहीं होंगे, कौन इसके जो रजिस्ट्रीकृत नहीं करा सकते, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं करा सकते। तो इसमें है धारा 14, सेक्शन 14 के अंतर्गत, मतलब इसमें जो डिस्क्वालीफाइड है वो नाम शामिल नहीं करा सकते। और एक व्यक्ति 1 से अधिक वार्डों में अपना नाम शामिल नहीं करा सकता, यानी जैसे मान लीजिए किसी नगर पालिका में 20 वार्ड हैं तो वो व्यक्ति एक ही वार्ड में अपना नाम शामिल कर सकता है, एक से अधिक वार्ड में अपना नाम शामिल नहीं करा सकता। यदि कराता है तो उसके वो सारे जो, अगर वो वोट देगा तो सारे वोट शून्य हो जाएंगे। और एक वार्ड में एक बार से अधिक रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा, यानी उसका जो वोट है वो एक वार्ड में एक बार ही होगा, एक से अधिक बार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी वार्ड में 4-5 कॉलोनी है और 4-5 कॉलोनी से अपना सभी कॉलोनी में अपना नाम लिखवा लिया, उस वार्ड की सभी कॉलोनी में नाम लिखवा लिया, तो ऐसा मतलब गलत है, ऐसा रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकता, एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा। अब सेक्शन 14 है निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण के लिए निहर्ताएं, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी। इसके सेक्शन 14 में बताया गया है कि जो वोटर लिस्ट में जो नाम शामिल होंगे उनके लिए अयोग्यताएं क्या होंगी। सबसे पहला तो है भारत का नागरिक नहीं है, दूसरा है सक्षम न्यायालय द्वारा, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया, अनसाउंड माइंड, ठीक है ना।
और तीसरा है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण से तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है सेक्शन 14 में। भारत का नागरिक नहीं है, विकृत चित्त या सक्षम द्वारा उसे घोषित कर दिया गया है, भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों के कारण उसके नाम उसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो वोटर लिस्ट तैयार होती है उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। अब सेक्शन 15 है, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन नामावली की तैयारी के लिए या पुनरीक्षण के लिए या शुद्धि के लिए उसके संबंध में कोई ऐसी मिथ्या घोषणा करता है या गलत तथ्यों को छिपाता है या गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, ऐसी स्थिति में उसको सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान कितना है? 1 वर्ष की कारावास या कम से कम 2000 से 5000 तक जुर्माना हो सकता है। यानी 1 साल की कारावास या कम से कम 2000 और अधिकतम 5000 का जुर्माना हो सकता है। ये सेक्शन 15 में है। यानी मिथ्या गलत घोषणा करना, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन नामावली की तैयारी के संबंध में, उनके पुनरीक्षण के संबंध में, शुद्धिकरण के संबंध में कोई भी मिथ्या घोषणा करता है या तथ्यों को छिपाता है या गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 1 वर्ष की कारावास या कम से कम 2000 से 5000 तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक राज्य का ऐसा अधिकारी होगा जो उसको नियुक्त करे, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। तो किसके कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से जिस अधिकारी को नामित किया जाएगा वो अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। सेक्शन 16 में वर्तमान में अभी आपको पता होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? श्री नवीन महाजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में पदस्थापित हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मैंने बता दिया, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मनोनीत या नाम निर्दिष्ट करेगी, वो अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। ऐसे ही सेक्शन 17 जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी जो नामित या नियुक्त करे, वो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। सामान्यतया जितने भी जिला कलेक्टर हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं। सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सामान्यतया जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं। तो राज्य में प्रत्येक जिले के राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी मनोनीत या नामित करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। अब सेक्शन 18 है स्थानीय अधिकारियों आदि के कर्मचारियों को उपलब्ध कराना। जब राज्य निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी स्टाफ जो चाहिए वो उपलब्ध कराना होगा। कहने का मतलब जो चुनाव संचालन करने हैं, निर्वाचन संचालन के लिए जिस भी अधिकारी या स्टाफ या कर्मचारी की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता के लिए उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जो संस्था है उससे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए PWD है, PHED है या अन्य कोई डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, इसी प्रकार से अन्य कोई डिपार्टमेंट JDA है। इन सब से जो स्थानीय संस्थाएं जो राज्य सरकार से नियंत्रण में या वित्त पोषित हैं, ऐसी संस्थाओं से भी कर्मचारी लिए जा सकते हैं, उनको उपलब्ध कराने होंगे, उनके अधिकारी कर्मचारी लिए जा सकते हैं। सेक्शन 18 में है ये प्रोविजन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर किसी भी रिटर्निंग अधिकारी को ऑफिसर को ऐसा स्टाफ उपलब्ध कराए जो निर्वाचन संबंधित कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक हो। इसमें प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी कोई भी अन्य संस्था जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रित या वित्त पोषित है। ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे JDA भी हो सकता है, नगर पालिकाएं भी हो सकती हैं, और अन्य कोई जैसे राजस्थान वित्त निगम, इस प्रकार से जो वित्त पोषित नगर राज्य सरकार से हैं वो भी इसमें उनके प्राधिकारी अधिकारी स्टाफ उनका लिया जा सकता है, उनको उपलब्ध करवाना होगा। सेक्शन 19 जो अधिकारी और कर्मचारी जो अभी मैंने आपको धारा 18 में बताया वो जो लिए गए वो क्या होगा? प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे, ऑन डेपुटेशन पर माने जाएंगे।
अधिकारी और स्टाफ जो प्रतिनियुक्ति के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में और अधीक्षण में रहेंगे। यानी जो भी अधिकारी और जो स्टाफ जो कर्मचारी जो लिए गए हैं वो सारे प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण में रहेंगे। सेक्शन 19। सेक्शन 20 है निर्वाचक नामावली की तैयारी करने आदि के संबंध में आधिकारिक कर्तव्यों का उल्लंघन। यदि निर्वाचक नामावली तैयारी करने के संबंध में जिस अधिकारी द्वारा कोई यदि कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसी स्थिति में और उसका कर्तव्य पालन में अपना दोषी है तो दोष सिद्धि पर दंडनीय होगा। तो कारावास कितना है 3 महीने से 2 साल तक और 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार से ये सेक्शन 20 है। सेक्शन 21 में क्या है, सदस्य होने के लिए योग्य व्यक्ति, जब चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्वालिफाइड कैसी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी सदस्य होने के लिए। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि वो 21 वर्ष से कम का न हो। कितने का? 21 वर्ष से कम न हो। 21 वर्ष से कम न हो। कहने का आशय ये है कि कम से कम उसकी आयु जिस दिन वो चुनाव लड़ना चाह रहा है निर्वाचन की तारीख को 21 वर्ष का होना आवश्यक है। ये उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा उसका क्या है, हर व्यक्ति मतलब उसके चाहे स्थान आरक्षित है चाहे नहीं है, दोनों स्थिति में 21 वर्ष का आयु प्राप्त कर ली हो। इनमें कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वो परिसर जिसमें वह आदमी वो व्यक्ति निवास करता है वो वहाँ कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना रखता हो और उसका वो स्वयं या उसका परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। ऐसे व्यक्ति ये इसके क्वालिफिकेशन तय है। सेक्शन 21 में ये 2 क्वालिफिकेशन तय हैं। सबसे पहले तो वो निर्वाचन तारीख को 21 वर्ष का होना आवश्यक है, उसकी आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। दूसरा उसके परिसर में जहाँ वह निवास करता है स्वच्छ कार्यशील शौचालय हो रखता हो तथा ऐसी स्थिति में जो स्वच्छ का वो स्वयं या परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच न जाता हो, वो व्यक्ति इसमें चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो सकता है, जो चुनाव लड़ सकता है। इक्कीस से डिलीट कर दी गई है और ये सेक्शन 22 है। एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध। यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव यदि फार्म भर रहा है, नामांकन पत्र नाम दाखिल कर रहा है, जैसे मान लीजिए 20 वार्ड हैं और वो चुनाव उसने लड़ना चाह रहा है व्यक्ति कोई, उसने मान लीजिए 3 वार्डों में अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो 3 वार्ड में दाखिल कर दिया। 3 वार्ड में दाखिल तो नामांकन दाखिल तो कर सकता है, लेकिन वो एक से अधिक वार्ड में चुनाव लड़ नहीं सकता। तो इस स्थिति में क्या होगा, जिस दिन नाम वापसी की आखिरी तारीख है, नाम वापसी की जो तारीख तय है निर्धारित है, उस तारीख को 3 बजे तक अपना नाम वापस अन्य वार्डों से अपना नाम वापस एक से अधिक जो वार्डों में से नामांकन दाखिल किया है उसमें वापस ले लेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये माना जाएगा कि उसने सभी वार्डों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये एक से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता। और यदि एक से अधिक वार्डों में उसने नामांकन दाखिल किए हैं तो जिस दिन नाम वापसी की अंतिम तारीख है उस अंतिम तारीख को 3 बजे तक वो अपना नाम वापस ले अन्य वार्डों से जिस उम्मीदवारी उसने की है नामांकन दाखिल किया है अन्य वार्डों से अपना नाम वापस ले लेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है, ऐसा वो विफल रहता है, तो ये माना जाएगा कि उसने सभी वार्डों से जितने मान लीजिए उसने 3 वार्डों में अपना नाम दाखिल किया था, नामांकन पत्र प्रस्तुत किया था, तो ये माना जाएगा तीनों वार्डों से उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। सेक्शन 23 है यानो ध्वनि विस्तार आदि के उपयोग पर प्रतिबंध।
इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग है नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना की जो प्रकाशित की गई है, जब तक चुनाव पूर्ण होंगे यानी पूर्ण होंगे, समाप्त होंगे, तब तक के लिए वो वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, होर्डिंग, कटआउट, बैनर, पोस्टर, इनको रेगुलेट कर सकता है, विनियमित कर सकता है कि भाई ये, जैसे मान लीजिए जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, आपको विदित है कि कई बार राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रकार के आदेश जारी करता है कि रात को 10 बजे के बाद से और सुबह 6 बजे तक कोई ध्वनि लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो होर्डिंग्स हैं, कटआउट हैं, बैनर्स हैं या पोस्टर्स हैं, वो एक निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार प्रसार किया जाएगा। स्थान तय किए जा सकते हैं कि निम्न स्थानों पर आप अपना प्रचार कर सकते हैं, यानी पूरे शहर को बदरंग नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है कि सामान्यतः क्या होता है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि नगर पालिकाओं से उसकी सूची ले लेते हैं स्थानों की, जहाँ स्थान प्रचार प्रसार किया जा सकता है, जहाँ होर्डिंग, बैनर, कटआउट या पोस्टर्स लगाए जा सकते हैं, उन स्थानों की सूची ले ली जाती है और उन्हीं स्थानों पर ही उनका प्रचार प्रसार, उम्मीदवार जो भी हैं, वो सारे जो उम्मीदवार हैं वो इस स्थिति में वहाँ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है, यानी रेगुलेट कर सकता है। और यदि ऐसा कोई उल्लंघन करता है उसका उम्मीदवार या उसका एजेंट, यदि उसका उल्लंघन करता है इन आदेशों का, इन नियमों का, तो ऐसी स्थिति में 5,000 का तक का जुर्माना हो सकता है। कितना? 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। और साथ साथ में 6 साल के लिए चुनाव के लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी उसको 6 साल के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है। आज अपन इतना ही देखेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट फिर मैं अपन इसमें अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।